एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट या विकास किसे कहते हैं? डेवलपमेंट तब होगा जब हमारी लाइफ पहले से बेटर हो जाए। तो किसी की लाइफ तब बेटर होगी जब उसको एक अच्छा फोन मिल जाएगा, किसी की तब अच्छी होगी जब उसको घर मिल जाएगा, किसी को चाहिए होगा उसको कार मिले। सबको अलग अलग चीजें चाहिए, तो सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक के लिए जो विकास होगा वो दूसरे के लिए विकास नहीं होगा। जैसे कि जो सामान बेचता है वो ये चाहता है कि उसको सामान का अच्छा दाम मिले, बट हम लोग जो सामान खरीदते हैं हम चाहते हैं कि हमें सामान कम दाम में मिले। यहाँ पे जो सामान बेच रहा है और जो सामान खरीद रहा है, हम दोनों लोगों के लिए विकास का मतलब अलग अलग है। तो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हुए हमें दो चीजें समझ में आई। पहला कि डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है, और दूसरा जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो। नेशनल डेवलपमेंट, तो जैसे हमने दो चीजें पढ़ी डेवलपमेंट के बारे में, सेम वही चीज नेशनल डेवलपमेंट में भी वर्क करेगी। पहला, डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि बताओ इंडिया का डेवलपमेंट आपके हिसाब से कब होगा? कोई बोलेगा इंडिया की डेवलपमेंट तब होगी जब हमारे यहाँ रोड एकदम अच्छी होगी, कोई गड्ढा वड्ढा नहीं होगा। कोई कहेगा कि इंडिया में डेवलपमेंट हम तब मानेंगे होगी जब हमारे यहाँ गरीब नहीं रहेंगे या इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। कोई और के लिए डेवलपमेंट इंडिया में तब होगी जब हमारे यहाँ स्कूल्स या हॉस्पिटल सही हो। कोई ये कहेगा कि डेवलपमेंट तब होगी जब हमारे यहाँ एक्चुअल में स्वच्छ भारत हो। तो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है। और दूसरी चीज जो हमने देखी वो है जो एक लोगों के लिए डेवलपमेंट होगा वो दूसरे लोगों के लिए नहीं होगा। तो जब इंडिया डेवलप होगी, हम लोग रोड्स बनाएंगे या फिर रेलवेज बनाएंगे या मेट्रो बनाएंगे, तो उसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको हटा के कहीं और ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करेंगे। तो ओवरऑल तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, पर जिन लोगों को हम लोग ने हटाया है, हम लोग ने पेड़ काटा है, तो वो एक तरह से अच्छा नहीं है। इसके लिए भी देखना होता है कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो और कम से कम लोगों का नुकसान हो। अच्छा, वैसे देखा जाए तो डेवलपमेंट होने के लिए हमें चाहिए कि हमारी जो विशेस हैं वो पूरी हो। पूरी कब होंगी? जब हमारे पास पैसे होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं कि हमारी इनकम अच्छी हो ताकि हम वो सब चीजें खरीद सकें जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो अभी हम डेवलपमेंट अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे कंट्री का? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर हमारी कंट्री के पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम लोग भी हर अलग अलग चीजों में पैसा खर्च करके इंडिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इंडिया की इनकम क्या होती है? इंडिया में सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनकी इनकम को मिला के जो भी इनकम आएगी वो इंडिया की टोटल इनकम होगी। तो मतलब हम टोटल इनकम से पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी पुअर। नॉट एग्जैक्टली। देखो क्या होता है, टोटल इनकम हम ऐड करते हैं ये देखिए कि कितने लोग काम कर रहे हैं। सपोज किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और किसी की कम है पॉपुलेशन, उसकी आधी है। तो जहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज्यादा लोग काम करेंगे और वहाँ की इसलिए टोटल इनकम भी ज्यादा होगी। बट जहाँ कम लोग हैं वहाँ भले ही सारे लोग काम करें बट उनकी कंपैरेटिवली टोटल इनकम कम होगी। तो ऐसे में देखा जाए तो टोटल इनकम इतना अच्छा तरीका नहीं है कंट्रीज को आपस में कंपेयर करने का। इसलिए हम यूज करते हैं पर कैपिटा इनकम का, जिसमें हम टोटल इनकम को कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं और इससे हम पता लगाते हैं कि ऑन एन एवरेज उस कंट्री में एक आदमी कितना पैसा साल भर में कमा लेता है। तो जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी मतलब कि उस कंट्री में लोग ज्यादा कमा रहे हैं और वो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं जिसकी भी उनको जरूरत होती है। जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम होगी वहाँ पे लोग गरीब होंगे और वहाँ पे उनको सोचना पड़ेगा कि उनको क्या खरीदना चाहिए और क्या उनको नहीं खरीदना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कंट्रीज को कंपेयर करता है उनकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो जो कंट्री की इनकम $1046 से कम होती है उनको लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। जिनकी 1046 से 4095 तक होती है उनको लोअर मिडिल इनकम कहते हैं। जिनकी $4095 से $12,695 होती है उनको अपर मिडिल इनकम कंट्रीज कहते हैं। और हाई इनकम कंट्रीज वो होती हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,695 से ज्यादा होती है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1,947 है, इसलिए हमारी इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्री है।
बट ये तो हम पैसे से कंट्रीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। क्या पैसे से लोगों को कंपेयर करना सही है? सिर्फ पैसा तो लाइफ में जरूरी नहीं होता है ना। जैसे हमें चाहिए कि हमारी पूरी फैमिली सही रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। हम ये भी चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, हमारी एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, गंदगी नहीं हो। हम चाहते हैं कि हर चीज अच्छी हो, ना कि सिर्फ पैसा ही पैसा हो। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट होता तो अमेरिका में, जहाँ टोटल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों ही काफी ज्यादा हैं, तो अमेरिका में ही लोग सबसे खुश रहते हैं। बट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे हैप्पी कंट्री फिनलैंड है, और फिनलैंड की पर कैपिटा इनकम और टोटल इनकम यूएसए से कम है। तो कंट्री को कंपेयर करने के लिए इनकम इतना अच्छा तरीका नहीं है। सो लेट्स कम टू इंडिया एंड सी कि क्या सही तरीका हो सकता है। तो इंडिया में हम 3 स्टेट्स की बात करेंगे, हरियाणा, बिहार और केरला। इन तीनों स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम देखते हैं, यानी इन स्टेट्स में ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना कमा लेगा एक साल में। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम हरियाणा की है और सबसे कम है बिहार में। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो सबसे डेवलप्ड स्टेट जो होगा वो हरियाणा होगा। बट हम अभी 3 चीजें और देखेंगे। पहला है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं स्टेट्स में, उनमें से कितने बच्चे एक साल से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग हरियाणा में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 30 था, बिहार में 32 और केरला में 7। दूसरी चीज हम देखेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। हम देखेंगे 14 से 15 साल के बच्चों का, यानी कि 14 से 15 साल के जितने भी बच्चे उन स्टेट्स में रहते हैं उनमें से कितने लोग ने क्लासेस अटेंड की। ये है 2013-14 का डेटा। इसके अकॉर्डिंग बिहार में नेट अटेंडेंस रेशियो 14 से 15 साल के बच्चों का है 43%, हरियाणा में 61% और केरला में 83%। तीसरी चीज हम देखेंगे लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग लिख और पढ़ सकते हैं स्टेट में। बिहार में ये है 61%, हरियाणा में 75% और केरला में 94%। तो इन चीजों को देख के लग रहा है कि पैसे के मामले में हरियाणा काफी अच्छा है, बट और भी चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे हमारी हेल्थ और एजुकेशन। तो ऐसे में हम कंट्रीज को या स्टेट को आपस में कंपेयर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम इन 3 चीजों को नापते हैं। ऐसे ही सारी कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फिर ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें कि ये इन कंट्रीज को रैंक करते हैं उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम हो रहा है कि बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत पैसा था बट स्टिल वो अपने क्लोज वंस के लिए ऑक्सीजन या फिर मेडिसिन नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि उसकी इतनी कमी थी। तो पैसा होते हुए भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे में सिर्फ एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में जो काम कर सकता है और जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है वो है गवर्नमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट को सबका ध्यान देना पड़ता है ताकि हम एज अ सोसाइटी सब डेवलप कर सके। जब हमारे बीच में भेदभाव नहीं रहेगा, जब सबके लिए अच्छे से हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब की सुविधा होगी, तभी हम एज अ सोसाइटी डेवलप कर पाएंगे। और इन सब की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट जिससे अभी जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनका भी डेवलपमेंट हो सके। बट आपको लगता है कि हमारा जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल है? क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लो, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ और उसमें हम लोग ने हाई ईल्डिंग वैरायटी HYV सीड्स का यूज करना शुरू, और इन सीड्स को बहुत सारे फर्टिलाइजर और वाटर तो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो इस सीड का जब यूज करना शुरू हुआ तो हमारे यहाँ राइस और व्हीट की प्रोडक्शन पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक तरह से देखा जाए तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया राइस और व्हीट में। बट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम हो गया, इतना कम कि 10-15 साल का पानी बचा हुआ है
उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने वाली है। तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग ने अभी तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया सोच के कि ये पानी हमेशा के लिए रहने वाला है, बट हम लोग ने फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचा कि इतना पानी जो हम वेस्ट कर रहे हैं ये एक्चुअल में उनके हिस्से का पानी है। सिमिलरली जो क्रूड ऑयल है, जिससे कि हम लोग पेट्रोल, डीजल और भी कई चीज़ें बनाते हैं, हमारी कार, प्लेन, ट्रेन सब इसी से चल रहा है। तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं ये यूज़ करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो सेम और भी चीज़ें हैं, जैसे कोल हो गया या फिर और भी कई सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि कुछ सालों में एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद कैसी डेवलपमेंट होगी, क्या होगा, वी रियली डोंट नो। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इनोवेट कर रहे हैं उन सब चीज़ों से एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो एक्चुअल में सस्टेनेबल हो, जिसको हम यूज़ करते रहें और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी करती रहें और वो ख़त्म ना हो या फिर वो हमको नुकसान नहीं पहुँचाए किसी तरीके का। तो डेवलपमेंट कैसा हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि वो हमको कैसे अफेक्ट कर रहा है। ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए जो कुछ सालों बाद हमको प्रॉब्लम में फंसा दे। तो डेवलपमेंट क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा के लिए रहेगा। तो आई होप आपको मैंने कुछ मतलब समझा दिया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।